वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में इंतहाई अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि लोग डरते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, लोग इसको समझते हैं कि जी इसको तो डिस्कस करना भी बुरी बात है, बट अगर डिस्कस ना किया तो फिर परेशान होते रहेंगे, नस्लें तबाह होती चलेंगी, लोग मुतासर होते चले जाएंगे। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे आज मनाया जा रहा है। नो डाउट नाम बहुत खौफजदा है, बट इतने खौफजदा रहे तो फैलाव कैसे रोका जाएगा? बात ना की तो फिर रोकेंगे कैसे? और फिर हम देख रहे हैं कि अब तो बहुत बड़ी तादाद में लोग इससे मुतासर हों। पहले कोई 1-2 केसेस आते थे, बट वजूहात इसकी क्या हैं उस पर भी बात करेंगे, रोकना कैसे है उस पर भी बात करेंगे, मुतासरा जो पेशेंट है उसकी सिचुएशन क्या होती है मेंटल, उसको कंट्रोल रखना, रिकवरी की तरफ लेके जाना, क्या ये काबिल इलाज है, एड्स का मरीज़ जो है उसको किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, और फिर होता क्यों है। सबसे पहले प्रिवेंशन पे बात करनी है, रोकना कैसे है। वो जिस सिचुएशन तक आप पहुंचते हैं तब दिमागी हालत आपकी क्या होती है, सबसे पहले हमने कंट्रोल करना है यहाँ से कंट्रोल होगा तो बहुत सारे मामला ठीक हो जाएंगे। माहिर नफ्सियात ताहिरा रुबाब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे भी ना समटाइम इस तरह के टॉपिक पे बात करते हुए ना क्योंकि हम चाहते हैं कि एक अच्छा मैसेज भी लोगों तक पहुंच जाए, हम प्रिवेंशन की भी बात कर लें, हम सोसाइटी में इसको किस तरह लिया जा रहा है उसको भी डिस्कस कर लें, बट लोग इस पर बात नहीं करना चाहते। बात नहीं करेंगे तो रोकेंगे कैसे? exactly. ये खौफनाक होता जा रहा है। ताहिरा क्या कहेंगी? अना, बड़े अच्छे तरीके से आपने बताया कि खौफनाक होता जा रहा है, और बिल्कुल खौफनाक होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में एड्स की आप देखें कि जब मैंने 2009 में मैंने जिन्ना हॉस्पिटल में HIV क्लिनिक इस्टेब्लिश किया था, इट्स बीन लाइक 17 years, तो उस वक़्त HIV के पेशेंट्स जो थे ना वो हमारे पास उस वक़्त भी काफ़ी बड़ा एक नंबर था, लाखों की तादाद में उस वक़्त भी थे पेशेंट, मगर वो हिडन थे क्योंकि हम बात नहीं करते थे बिल्कुल भी। तो वो पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट फैसिलिटी तक पहुंचता नहीं था, बड़े बैरियर्स थे, लोग अपने घर में उस मरीज़ को रखना पसंद नहीं करते थे, उसके बारे में बात नहीं होती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम और गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जो पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम पाकिस्तान में जो चल रहे हैं, बड़ा अच्छा उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, मगर व्हेन इट कम्स टू द प्रिवेंशन तो वहाँ पे चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्योंकि वो इतनी अच्छी उस तरह से वहाँ पे है नहीं। अब जब हम एड्स की बात करते हैं तो इसके मोड्स बड़े क्लियर हैं, हमें बात करते हुए शर्म आती है, मगर कुछ फैक्ट्स इस तरह के हैं जिसके ऊपर अगर आप बात नहीं करेंगे तो वो बताना पड़ेगा आपको। वो एग्जैक्टली वो जब तक आप बात करेंगे, शर्माएं, परेशान हो, घबराएं, ओहो ये क्या बात कर रहे हैं, नहीं बताएंगे तो फिर आने वाली नस्लें तबाह हैं। एग्जैक्टली आपको पता ही नहीं चल सकता। बेसिकली इसका जो जैसे पूरी दुनिया में एक इसकी जो वजह फैलने की है वो सेक्सुअलिटी है। इंजेक्शन के साथ जो है वो टीका लगाना है, यानी वो लोग जो ड्रग अब्यूज़र्स हैं और वो इंजेक्शन यूज़ करते हैं, उसका शेयरिंग होना है। अब मुसीबत ये है कि लोगों को लगता ये है, ये मेन 2 रूट्स हैं इसके, 2 रूट्स हैं ना, बट वो लोग कहते हैं जिस किसी को एड्स हुआ उस वजह से हो गया। एग्जैक्टली, हालांकि इसकी रीजन दूसरी भी है। बिल्कुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अभी आप देखें, अभी मैं बाहर बैठी हुई डिस्कस करी थी अपने कोलीग से, तो वो मुझे मेंशन कर रहे थे किसी एक जगह में सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से स्प्रेड हो गया, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया कि वो रेड एरिया बन चुका हुआ है कि वहाँ पे सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इस तरह से अनस्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है हो रही है, और उसकी वजह से जो फैल चुका हुआ है। सो पाकिस्तान में असल में ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, इंजेक्शन यूज्ड सिरिंज के इस्तेमाल से, सेक्स से, और उसके अलावा जो है किसी भी मतलब आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं और उसने अगर स्टेरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं यूज़ किए तो उससे भी आपको जो है ये चीज़ें ट्रांसमिट हो सकती हैं। इसके मोड मेन यही है। अब सोसाइटी को प्लीज ये बता दें कि वाजे है, अगर किसी को एड्स हो जाए तो उसको बस उसी निगाह से देखा जाता है कि ये रीजन बनी है। बिल्कुल, अच्छा, अपनी फैमिली नहीं ट्रस्ट करती है ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो आप जाके माहिरीन से पूछें, डॉक्टर से पूछें कि ये वजूहात हैं जिसकी वजह से अगर आपका बच्चा नशे का आदी भी है ना तो उसको भी वल्नरेबल है। ये जो वो लोग जो कि नशे में, चाहे वो इंजेक्शन वाला नशा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो लोग नशा करते हैं वो वल्नरेबल हो जाते हैं। वल्नरेबल का मतलब ये कि उनके खतरात बढ़ जाते हैं कि खुदा न खास्ता अगर वो कहीं किसी ऐसे पार्टनर के साथ जिस्मानी तौर पे इन्वॉल्व हो गए जिसको HIV था, तो हो सकता है उन्होंने अपने लिए कोई प्रोटेक्शन ना रखी हो और उस सूरत हाल में उनको HIV हो सकता है। अच्छा ताहिरा, आपने एक और पॉइंट उठा दिया कि अगर आपके पार्टनर में किसी दोनों में से किसी एक को भी है तब भी आपको एड्स हो सकता है। बिल्कुल हो सकता, तब ही होता है, तब ही होता है। दोनों में से किसी एक को होगा तो होगा, ये खुद ब खुद पैदा नहीं होता। 2 लोगों में से किसी एक को होगा तो होगा। बट एक अच्छी चीज़ जो है वो ये है
कि एड्स जो है वो हर किसी को नहीं होता। HIV की स्टेज के ऊपर लोग रहते हैं, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मौजूद है। वो लोग जो कि डर और खौफ की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से ट्रीटमेंट तक नहीं जाते, बल्कि उनको खुद भी नहीं पता चलता और स्प्रेड करते रहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा पैगाम ये है कि ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मौजूद है और उस ट्रीटमेंट की अफादियत इतनी ज़्यादा है कि आप बड़ी कंफर्टेबल और पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं, आप शादी कर सकते हैं, आप बच्चे पैदा कर सकते हैं, मगर ट्रीटमेंट लेना शर्त है। ट्रीटमेंट के साथ पूरा रहना शर्त है। और फिर मैं ये इस पे खास तौर पे बात करूंगी कि ये ऐसा मर्ज नहीं है जो अछूत मर्ज है, मतलब ये साथ खाने, साथ बैठने, गले मिलने, मुंह चूमने से, एक दूसरे का कपड़ा इस्तेमाल कर लेने से ये नहीं फैलता। ये सिर्फ फ्लूइड्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, मतलब खून, जिनसी फ्लूइड और ख़ास तौर पे खून जो है, उससे जो है इसका ट्रांसमिशन जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में होता है। ये महफूज इंतकाले खून जो है ना, इस पे ये इंश्योर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए महफूज इंतकाले खून। और उसके साथ साथ जो है आपको अपने पार्टनर्स के साथ लिमिटेड पार्टनर का होना और अपने इज़्दवाजी ताल्लुकात को बहुत ख़ास रखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान में, क्योंकि अभी प्रिवेंशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये मैं बता रही हूँ, पाकिस्तान में प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, मगर प्रिवेंशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और प्रिवेंशन के स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह कम इल्मी है, लोगों के पास अवेयरनेस ही है। लोगों को लगता है कि जी एड्स तो हमारा मसला ही नहीं है, क्योंकि मैंने ये डॉक्टर्स के साथ से सुना है कि जी मेरे पेशेंट्स को वो कहा करते थे, डॉक्टर साहिबा आप किस गंद को जो है वो लुक आफ्टर कर रही हैं, आप इनको एक ट्रक में बंद करके फेंक क्यों नहीं आती इनको, आप क्यों बुराई को बढ़ाती जा रही हैं। लोग मुझे उस वक्त डॉक्टर्स ये बात करते थे जिन्ना हॉस्पिटल में कि आप इनको फेंक दें, इनको दराए बुर्द कर दें ताकि ये मर जाएं। बहुत सारे टाइम पे आपको एक्सीडेंटली आपको पता ही नहीं है। इवन मेरे कुछ ऐसे पेशेंट्स थे जो डॉक्टर्स थे, जिनको पेशेंट को चेक करते हुए प्रिक हुआ और उनको वहाँ से एड्स जो है वो ट्रांसफ़र हो गया। बहुत सारे लोगों को एक्सीडेंटली HIV एंड एड्स ट्रांसफ़र हो सकता है। प्लीज़ हर किसी को बुराई की नज़र से या गंद की नज़र से देखना जो है वो नहीं ज़रूरी कि आप जजमेंटल रहें। ताहरा, मुझे ये बताइए, अब खुदा न खास्ता किसी को डायग्नोस हो गया एड्स, अब तो उसकी दिमागी हालत ही, अब उसको खुद नहीं वजूहात पता लगती, वो अपने आप को सोचना शुरू कर देता है कि क्या हुआ, क्या ऐसा। अब उसकी दिमागी हालत बेहतर होना कितना ज़रूरी है पेशेंट के लिए। वो कहते हैं ना कि आपके अंदर आप पावर इतनी होनी चाहिए कि आप एक बीमारी से निकल सकें, वो कितनी ज़रूरी है। अना कुछ केसेस डिस्कस करूँगी। अभी जो पाकिस्तान में कुछ HIV एड्स पॉजिटिव पेशेंट जो अर्ली थे 1997 में और 1995 में पहला जो है वो अगर मैं मिस्टेकन नहीं हूँ तो पहला केस डायग्नोज हुआ था पाकिस्तान में, वो खातून आज भी ज़िंदा है। जो लोग बहुत अर्ली और वो खातून थी, और किसी भी खातून को खुद से नहीं होता, ऑफ कोर्स वो कहीं से आता है, ठीक है। तो अब जो बात है कि वो अभी भी ज़िंदा है क्योंकि उसने अपनी बीमारी को कबूल किया, अपने ऊपर काम किया। और ये उस वक़्त की मैं बात कर रही हूँ जब अभी ट्रीटमेंट पाकिस्तान में नहीं था। पाकिस्तान में ट्रीटमेंट जो 2005 के दौरान कहीं पे आया है। तो वो आज भी वो लोग अर्ली आज भी लोग जिंदा हैं क्योंकि उन्होंने बीमारी को कबूल करके इसके ऊपर काम करना शुरू किया और इसको एक्सेप्ट किया और मेंटली अपने आप को रिलैक्स रखा और अपने बच्चों को जवान किया, शादियां की, सारा कुछ हुआ, ठीक है। सो मेंटली आपका स्ट्रांग होना और इस बीमारी को एक्सेप्ट करना कि यस अब ये मसला हो गया, क्योंकि मसले का तदारुक तब होता है जब आप उसको कबूल करते हैं। आप उससे डिनाइल में रहेंगे तो आप उसको कभी कबूल नहीं कर सकते। अच्छा, डिनाइल में रहे, लोगों से छुपा के रखें क्योंकि आपको पता है सोसाइटी बड़ी जो ना जालिम है। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन रखती हूँ अना, कि सिर्फ आपका जो स्पाउस होता है, आपका पार्टनर होता है, आपको उसको बताने की जरूरत है। मगर आप जो करंट गाइडलाइंस आ रही हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट इतना अच्छा आ गया है कि उससे अगर आप मुसलसल इलाज करवा रहे हैं तो अगले बंदे को नहीं लग सकता। मगर क्योंकि ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है तो इस अगले बंदे का हक बनता है कि वो इसको जाने कि आपको मसला क्या है। आपने बोला ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, जब तक आपकी जिंदगी है ये खत्म नहीं होगा, हमेशा साथ रहेगा, लेकिन इतना अच्छा मैनेज रहेगा कि आपको खुद भी ना पता चले कि आप बीमार हैं। अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ट्रीटमेंट मस्ट। अब आपने कहा कि आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि आप बीमार हैं। प्रेजेंट कैसे करता है HIV का पेशेंट? शुरू में जब लेट्स से कि आज किसी को ये इन्फेक्शन वायरस ट्रांसफर हो गया HIV का, तो आज से अगले 3-1 महीने की स्टेज को हम फर्स्ट स्टेज कहते हैं और अगले 14 दिन तक जो है ये बॉडी में असरअंदाज होना शुरू हो जाता है। असरअंदाज होने का जो तरीका कार होता है, बड़े कॉमन से सिम्टम्स हैं जिनको देख के आपको कभी शक ही नहीं हो सकता कि ये HIV है, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार,
पेट का ख़राब बहुत ज़्यादा रहना, वज़न का जो है वो कम होते जाना। अब ये इतने कॉमन अलामात हैं कि हमें लगता है कि ये तो शायद मौसमी चीज़ें चल रही हैं और हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर ये अलामात आपके रिकरेंट हों, बार बार आना शुरू हो जाए, मतलब एक दफ़ा ठीक हुआ दोबारा फिर कुछ दिनों बाद और मुसलसल आपका वेट गिरना शुरू हो गया, पेट बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गया, बुखार आपको मुसलसल रहना शुरू हो गया, जो कि टीबी की अलामात लगती हैं सुनने में, मगर HIV और टीबी दोनों को ट्रीट करना साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको अपने कान खड़े करने हैं कि हो सकता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन, यानी HIV एक वायरस है, हो सकता है कि ये डॉक्टर को ख़ास तौर पर ये सोचने की ज़रूरत है कि ये HIV हो सकता है कि अगर कोई इंसान मसलसल ठीक नहीं हो रहा तो उसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हुई है कहीं पे। और उसकी हिस्ट्री लेते हुए हर डॉक्टर को ये चाहिए कि कोई एक मरीज़ अगर उसके पास बार बार इन अलामात के साथ प्रेजेंट हो रहा है तो उसकी हिस्ट्री लेके, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, वो ट्रैवल करता है कहीं, वो बाहर लेबर के लिए तो नहीं गया हुआ था, उसके साथ साथ वो कोई नशे वगैरह का मरीज़ तो नहीं है, उसके पार्टनर कितने ज़्यादा हैं, ये सारी हिस्ट्री लेके फिर आप उसका HIV टेस्टिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। बल्कि अब तो कहीं कहीं HIV की टेस्टिंग आपकी रूटीन टेस्टिंग के अंदर नॉर्मलाइज भी कर दी गई है। वक्त की अहम ज़रूरत बहुत ज़रूरत है। जेलों में केस पड़े रिपोर्ट बहुत ज़्यादा, जेलों में तो बहुत ज़्यादा, यस, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन वहाँ पे भी है। मगर देन अगेन मैं फिर ये कहूँगी ट्रीटमेंट तो हर जगह पे इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट बट फ्री ऑफ कॉस्ट, बट प्रिवेंशन इज रियली नीडेड। पाकिस्तान में प्रिवेंशन पे उतना अच्छा काम नहीं हो रहा जितना कि रिलेशनशिप जो है ना, आप उस पर आप, मैं पूछना ये चाह रही हूँ, देखिए आपका पार्टनर भी है, इज देयर एनी स्पेसिफिक काइंड कि आपको थोड़ा सा इस चीज़ से दूर रहना है, इससे एड्स हो सकता है, या सिर्फ अगर आपका पार्टनर कैरियर है तभी इसका चांस है? देखिए, आप कैरियर मतलब आप पॉजिटिव हैं, कैरियर नहीं, आप पॉजिटिव हैं तो आप अगले बंदे को ट्रांसफर कर सकते हैं। एक ये रीजन, यस, एक ये रीजन है। और उसके साथ कुछ चीजें वल्नरेबिलिटीज की जरूर बात करूंगी। जैसे हमने नशे के मरीजों की बात की कि वो लोग जो ड्रग्स करते हैं और ख़ास तौर पे सिरिंज के साथ नशा करते हैं, वो रेड जोन में हैं। इसी तरह से वो लोग जो कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, वो रिस्क के ऊपर हैं कि उनको HIV हो सकता है, फिर उनको होगा तो उनके स्पाउस को भी हो सकता है। मैं आपको मैं यहाँ पे परेशान इसलिए हूँ कि आपको नहीं पता, नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, उसके कितने लोगों के साथ, एग्जैक्टली आपका अपना हस्बैंड है ना, उसके कितने लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, हाँ, आपको नहीं पता। तो उस सिचुएशन पे हैं कि आप रिस्क पे हैं। बिल्कुल ऐसा है कि आपके जितने ज़्यादा पार्टनर हैं उतनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है। और उसके साथ एक चीज़ बड़ी ज़ोर से एम्फसाइज करूँगी, जिसके ऊपर आपने बड़ा अच्छा टॉपिक है ना आज के दिन के हिसाब से उठाया है, STIs, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो हैं वो बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, अंडर ट्रीटेड हैं। और ये भी एक आपकी वल्नरेबिलिटी है कि जिन लोगों को STIs हो जाती हैं, यानी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो जाते हैं, और वो भी मल्टीपल पार्टनर्स की वजह से होते हैं। एक खातून को लोग जज करने लग जाते हैं। अब एक खातून है बेचारी, वो तो घर की चार दीवारी में बैठी है, अब उसको नहीं पता उसके हस्बैंड के आगे से कितने लोगों के साथ ताल्लुकात है, उसके हस्बैंड की वजह से उस खातून को अगर कुछ हो गया, सोसाइटी किसको नाम देती है, सोसाइटी किसको बुरे तरीके से, बुरी नज़रों से देखती है, जजमेंटल किसको लेके हो जाती है, उस घर बैठी खातून को। ट्रू, बहुत सारे टाइम पे इल्ज़ामात बहुत सारी औरतों के ऊपर आते हैं, मगर अभी जिस तरह से इस वक्त जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो लेट मी टेल यू कि पाकिस्तान में औरतों में ये मर्ज़ फिर भी कम है। अच्छा, औरतों में ये मर्ज़ फिर भी कम है। और मोस्टली औरतों में ऑफ कोर्स इसके रीजंस यही हैं कि ये सेक्सुअल होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, और इंजेक्शन जो हम कहते हैं। और अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, किसी ऐसी जगह पे डॉक्टर ने यूज सिरिंज आपको इस्तेमाल करी, यस, पाकिस्तान में कुछ ऐसे शहर भी हैं जहाँ पे डॉक्टर्स की मैल प्रैक्टिसेस की वजह से HIV फैला हुआ है। तो आप ये देखें, ये मेरे ख्याल से अवेयरनेस है। कहीं आप जा रहे हैं, डॉक्टर पे जा रहे हैं, किसी आप छोटे मोटे क्लिनिक पे चले गए, मेक श्योर करें कि इंस्ट्रूमेंट नहीं लग रही, अपने सामने खुलवाएंगे, आपका राइट है, बिल्कुल, क्योंकि ये इतनी सी गलती की वजह से जिंदगी भर का रोग लग जाता है। नई सिरिंज इस्तेमाल होनी चाहिए, डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज्ड होने चाहिए या वो डिस्पोजेबल होने चाहिए। ठीक हो गया। और इसी तरह से अगर आपका कोई ऑपरेशन हो रहा है तो मेक श्योर करें कि आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे सारी स्टेरिलाइज्ड चीजें जो हैं वो यूज हो रही हैं। आजकल जो है लेज़र बहुत कॉमन हुआ है, आजकल PRPs बहुत ज़्यादा कॉमन हुई हैं। प्लीज़, मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग स्टेरलाइज नहीं करते, वो बिल्कुल स्टेरलाइज करते हैं, वो बिल्कुल चीज़ों को ख्याल रखते हैं, मगर
एज अ क्लाइंट और पेशेंट आपका ये राइट है कि आप मेक श्योर करें कि जो चीज़ें आपके लिए इस्तेमाल हो रही हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, साफ़ सुथरी हैं। ये आपको बहुत सारे और इन्फेक्शन से जो है बचा लेता है। काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है मरीज़ की भी और उसके घर वालों की भी? ये इतनी ज़रूरी है कि जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, और इसकी काउंसलिंग एक स्टेज के ऊपर नहीं होती है ना। सबसे पहले तो इस स्टेज के ऊपर काउंसलिंग होती है कि आपकी टेस्टिंग हो, इसकी टेस्टिंग से काउंसलिंग शुरू होती है। टेस्टिंग से काउंसलिंग होने के बाद रिजल्ट देने की काउंसलिंग होती है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट की काउंसलिंग होती है। फिर आपने अगले आपका पेशेंट जब ट्रीटमेंट सेंटर के ऊपर चला जाता है तो वहाँ पे बाकायदा तौर पे काउंसलिंग होती है कि उसने अपनी बीमारी को कबूल करते हुए इसको आगे कैसे लेके जाना है और किन किन चीज़ों से परहेज़ करना है, क्योंकि इसमें लाइफस्टाइल का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लोग जिनका लाइफस्टाइल हेल्दी हो जाता है, जिन पेशेंट्स का वो बहुत जल्दी रिकवर करते हैं, बहुत जल्दी वापस आना शुरू हो जाते हैं ज़िंदगी की तरफ। मगर बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स ज़िंदगी से हाथ भी धोते हैं, क्योंकि जब वो नहीं लुक आफ्टर करते, ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं किया जाता, तब लोग जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जो है वो चले जाते हैं। और फिर उसमें जब ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं किया जाता तो इसके फैलाव का भी जो ख़तरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते तो फैलता है। लकीली इस वक्त जो है पाकिस्तान में इसका प्रोफाइलैक्सिस भी मौजूद है। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब ये है कि वो लोग जो कि मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड हैं या कुछ और ऐसे शोबे हैं जिनसे रिलेटेड हैं जहाँ पे उनको ख़तरा लाहक हो सकता है कि जी उनको HIV हो सकती है, तो उनके लिए ऑलरेडी मतलब उस एक्सपोजर से पहले भी दवाइयाँ मौजूद हैं पाकिस्तान में। अच्छा, ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया है। अब मुझे ये बता दें कि कौन सा और ऐसा सेगमेंट है जहाँ ये बढ़ रही है केसेस? नौजवानों में ज़्यादा है? आपकी यंग लॉट, यस, आपके जो लोग हैं तकरीबन आप समझ लें कि 18 ऑनवर्ड जो हैं, यानी अब 20 का ब्रैकेट उठा लो, 45 तक की एज जो है इसमें ज़्यादातर लोग फॉल करते हैं जो HIV का शिकार हो रहे हैं। ठीक है। और अगेन दो बड़ी वजह हैं, एक इंजेक्शन और ब्लड, और किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल जिस पे ब्लड लगा हुआ हो और वो उसी तरह से आपको इस्तेमाल हो जाए, तो उसकी वजह से ये आगे जो है ट्रांसमिट होता है। एंड देन सेक्सुअल कांटेक्ट, यस, और सेक्सुअल कांटेक्ट में हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपकी बीवी के साथ, आपकी बीवी अगर यानी मतलब आप दोनों अगर एक दूसरे को लॉयल हैं तो HIV कभी नहीं हो सकता। मगर अगर दोनों में से किसी के भी, क्योंकि हम बीवी के बारे में सिर्फ ये बात नहीं कर सकते, आजकल चीज़ें बड़ी डिफरेंट हो गई हैं, दोनों में से किसी के भी अगर मल्टीपल पार्टनर्स हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, तो ऑफ कोर्स जो है वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स है तो फिर चांसेस हैं कि जी HIV हो सकता है। और उसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिनसी बीमारियां हो सकती हैं जो कि HIV के होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। अच्छा, अब ये जो जिनसी बीमारियां, आप इस पे भी बार बार फोकस कर रही हैं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी रोकथाम कैसे करनी है, इसके फैलाव की रीज़न क्या है, ज़रा उस पर भी रोशनी डाल दें ताकि सुनने वाले खासतौर पे नौजवान जो है ना वो इन चीज़ों से दूर रहेंगे। तो भाई भी है और फिर आप देखिए आपकी ज़िंदगी चैलेंजिंग है सारी। बिल्कुल, आप एक ऐसी डिजीज़ के साथ रह रहे हैं जो कभी ठीक नहीं होनी, आपके साथ ही चलेगी। बेशक आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, सारा कुछ बहुत बेहतर होता है, मगर डिजीज़ का बर्डन आपके ऊपर है, आपके मुल्क के ऊपर है। और इन्हीं बीमारियों की वजह से समटाइम्स आप देखें कि आप एक रेड जोन बन जाते हैं जहाँ पे लोगों, बाहर के लोगों का आना जाना कम हो जाता है और आप भी बाहर नहीं जा सकते क्योंकि आपके ऊपर आप एक रेड जोन में हैं। सो प्रिवेंशन जो है ख़ास तौर पे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और HIV की जो प्रिवेंशन जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड सेक्स का होना, मतलब आपने प्रोटेक्शंस जो हैं वो यूज़ करनी है। उसके साथ साथ लॉयल्टी टूवर्ड्स योर ओन पार्टनर, कि आप एक ही पार्टनर के साथ स्टिक रहें क्योंकि आपको उसके बारे में पता है और उसको आपके बारे में पता है। ड्रग की तरफ ना जाना, और ख़ास तौर पे आजकल कैम जो पार्टीज़ हो रही हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, ड्रग इस्तेमाल करके पार्टी होती है, उसमें ख़ास तौर पे आप प्रोटेक्शंस कभी नहीं यूज़ कर पाते। पार्टीज तो बहुत सारी हो रही हैं। अब ये बड़ी स्पेसिफिक सी आपने मैं तो नाम ले सकती हूँ अगर मुझे इजाज़त दी जाए, क्योंकि कैम सेक्स एक नई चीज़ है। मेडिसिन खाएं और सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ चले जाएं तो उसमें आप प्रोटेक्शंस बिल्कुल भूल जाते हैं क्योंकि आप अंडर द इन्फ्लुएंस हैं। अब जब आप अंडर द इन्फ्लुएंस हैं तो आपको नहीं पता अगला बंदा अगर HIV है या कैरियर है, या वो इस वक्त ऐसी फर्स्ट स्टेज के ऊपर है जहाँ पे उसको भी नहीं पता कि उसको HIV है, तो वो आपको ट्रांसमिट कर सकता है क्योंकि वो स्टेज होती है जिसमें ट्रांसमिशन बहुत हायर होती है। आप जितने लोगों से मिलते जाएंगे, मल्टीपल लोगों को जो है वो उसकी ट्रांसमिशन होती जाएगी। सो पार्टी जो लोग पिल्स या ड्रग्स करके कर रहे होते हैं, दे आर ऑल्सो एट द थ्रेट कि उनको HIV या STIs का खतरा हो सकता है। सो प्रोटेक्शन, लॉयल्टी टूवर्ड्स योर पार्टनर, ड्रग्स से दूर रहना,
और उसके साथ साथ जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हाइजीन भी इसमें मैटर करती है आपकी? हाइजीन जो है वो ऑफ कोर्स मैटर जरूर करती है, मगर हाइजीन आप इसको कॉज नहीं कर सकती, वल्नरेबिलिटी बढ़ा सकती है, खतरा बढ़ा सकती है, मगर एचआईवी और एसटीआईज को जो है वो उस तरह से कॉज नहीं करती। एसटीआईज और एचआईवी का होने के लिए आपका किसी दूसरे इंसान का होना या उसके खून का होना जरूरी है, उसके जरासीम होना जरूरी है, तब वो आपकी बॉडी के अंदर जो है ट्रांसमिट हो। फैलाव रोकना कैसे? फैलाव रोकने के लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके साथ साथ जो मैं ये समझती हूँ कि जैसे अब कहीं कहीं चाहे वो एचआईवी की टेस्टिंग जो मैंडेटरी हो चुकी हुई है, वो टेस्टिंग टाइम टू टाइम लोगों की होनी चाहिए। लॉयल्टी टुवर्ड्स योर पार्टनर हमेशा रहनी चाहिए अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं। अगर आप ट्रैवल करते हैं लोगों आजकल, क्योंकि ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा लोगों की बढ़ गई हुई है, दे शुड मेक श्योर कि देन अगेन लॉयल्टी और अनप्रोटेक्ट से जो है वो आप अवॉइड कीजिए, और कोशिश करें कि आप अगर बहुत ट्रैवलर हैं और ड्रग्स भी यूज़ होता है तो फिर टाइम टू टाइम अपनी टेस्टिंग को फोकस कीजिए। साथ बैठा बंदा आपको कोई खतरा नहीं दे रहा अगर मुतासरा है, बट जो रीज़न है वो हमने डिस्कस कर ली। अपने आप को महफूज रखें, अपने साथ जुड़े लोगों को महफूज रखें, इसी तरह से हम एड्स के फैलाव को रोक सकते हैं। ताहिरा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। डिटेल में गुफ्तगू आज के दिन करना मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस है। अल्लाह ताला इससे सबको महफूज रखे। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स कंट्रोल डे आज मनाया जा रहा है। इस पे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि हमने बचाव की तरफ जाना है, हमने बात करनी है प्रिवेंशन की। अच्छा जी, हुकूमती सतह पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जब आपके बड़े लेवल पर काम हो रहा हो और उसके फिर असरात जो है ना वो फिर उसको कंट्रोल करने में बेहतर नतीजे जो हैं वो सामने आते हैं। हमारे साथ जी आज के जो मेहमान मौजूद हैं, ऑपरेशनल मैनेजर पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है अजहर हुसैन साहब, उन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद देंगे। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। हमने खासा डिटेल में भी डिस्कस किया एड्स है क्या, फैलता किस तरह है। अब कंट्रोल इसको करना है ना, आपने लोगों को अवेयर करना है। तो अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हमने स्क्रीनिंग करनी है, लोगों को पता होना चाहिए कि वो उनको एचआईवी है। सो अगर पता ही नहीं होगा इलाज कैसे होगा, और अगर पता नहीं होगा तो आगे फैलता भी चला जाएगा। तो कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से काम किस तरह से किया जा रहा है? सबसे पहले जी बहुत शुक्रिया सिटी 42 का, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, प्रोग्राम की तरफ से भी हम इसको एक्नॉलेज करते हैं कि आज के दिन के मुनासबत से आपने हमें इनवाइट किया ताकि हम बता सकें लोगों को कि गवर्नमेंट किस लेवल पे काम कर रही है और क्या क्या सहूलियात जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एड्स से रिलेटेड या एचआईवी से रिलेटेड वो हैं अवेलेबल है। सबसे पहले तो अवेयरनेस की जो आपने बात की कि हमें दो चीज़ों का फ़र्क जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक एचआईवी और एड्स। एचआईवी जो स्टेज है वो कैरियर की स्टेज है, जो एड्स की स्टेज है, मैं एक लेमन की टर्म्स में बात करूँगा, टेक्निकली नहीं बयान करूँगा, वो स्टेज है डिज़ीज़ की स्टेज है, बीमारी की स्टेज है। और इन दोनों का जो लेटेंट पीरियड है, यानी कि आप एचआईवी कैरियर जब होते हैं और जब आप एड्स में कन्वर्ट होते हैं, ये 6 से 8 साल का डिफरेंस है। यानी एचआईवी कैरियर है तो इतना खतरनाक नहीं है, और आपको नहीं पता लगा 6 से 8 साल गुजर गए, आपकी बीमारी एड्स की सूरत में कन्वर्ट होगी और वो ज़्यादा खतरनाक होगी। अच्छा, अब जब आप कैरियर होते हैं तो आपको खुद भी नहीं पता अपना एचआईवी स्टेटस, लेकिन आपका अगर कहीं पे एक्सपोजर होता है, यानी कि आपने किसी को ब्लड डोनेट किया, एक्सपोजर हो गया, अगर वो ब्लड प्रॉपरली स्क्रीन नहीं हुआ तो वो उसको भी एचआईवी, वो भी कैरियर बन गया। अगर आपका किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आप गए, आपकी मिसेस हैं, स्पाउस हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपने ट्रांसमिट कर दिया। एचआईवी से आगे फिर आपको भी नहीं पता और आप आगे स्नोबॉल इफेक्ट में आगे लोगों को ट्रांसमिट करते जा रहे हैं। अजहर साहब, थोड़ा ब्लड स्क्रीनिंग की तरफ में आ जाऊं तो कभी भी रैंडम किसी को एकदम से ब्लड की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि ये तो बड़ा अहम मरहला है। आप जब तक प्रॉपरली, क्योंकि अब सरकारी अस्पतालों में तो लैब्स बनी है ना, आप जाएं और कहें जी ब्लड के लिए आप ब्लड चाहिए, ब्लड बैग अवेलेबल वहां पर होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि जब आप कभी ब्लड ले रहे हैं, वो जो पड़ा हुआ ब्लड है उसके बारे में जानना क्या बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप ये कोशिश करें बीइंग एक सोसाइटी के मेंबर के तौर पे कि जब भी आप ब्लड के लिए जाएं तो आपका अपना डोनर हो, आपको पता हो कि डोनर कौन है, आइदर आपके फ्रेंड सर्कल में से हो, सोशल सर्कल में से हो, या आपके रिलेटिव्स में से हो। ये जो ब्लड बैंक से आप पड़ा हुआ 1-2 दिन का ब्लड ले लेते हैं, वो आप उसको कोशिश करें कि आपको ना ज़रूरत पड़े।
लेकिन अगर आपके पास फ्रेश डोनर नहीं अवेलेबल और आप फिर जा रहे हैं कि ऑल्टरनेट, क्योंकि इमरजेंसी है, एक इमरजेंसी स्टेज के ऊपर आपको अगर अभी एकदम डॉक्टर कह दे कि जी अगले 1 घंटे में ब्लड चाहिए, तो आपके पास जो भी मीन्स आएंगे आप उसको अवेल करेंगे। लेकिन इंश्योर करने की क्या चीज़ है ना, दोनों सूरतों में, अगर आपके पास डोनर है तब भी और अगर आपको ब्लड बैग मिला है तब भी, आप 2 डिजीज़ पे फोकस करें, एक HIV पे और एक हेपेटाइटिस पे, कि स्क्रीनिंग उस ब्लड की लाजमी हो और इंश्योर करें कि आपके सामने वो स्क्रीन आउट हो और आपको वो रिपोर्ट भी मिले, ताकि आपकी तसल्ली हो कि जो आप ब्लड ले रहे हैं, अदरवाइज ब्लड मतलब वो फिर वो ब्लड आप बिल्कुल ना करें, उससे एब्सटेन करें, रिस्टेन करें वो ब्लड बिल्कुल ना, क्योंकि आप अपनी एक सेंस ऑफ इमरजेंसी के अंदर आप जो अनस्क्रीन ब्लड ले रहे हैं वो आप एक और रिस्क जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि जिसको ब्लड लगना है वो तो अपने सेंसेस में नहीं है, उसका केयर गिवर या उसको जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी सर्विसेज दे रहे हैं वो अपने सेंसेस में, उन्होंने पैनिक नहीं करना, उन्होंने इंश्योर करना है इन 2 चीज़ों को कि जी वो स्क्रीन्ड हो और वो गैर HIV पॉजिटिव या हेपेटाइटिस पॉजिटिव फ्री ब्लड जो है वो उस बंदे को लगे, ताकि वो उसकी ज़िंदगी एट स्टेक ना जाए। ये चीज़ को हमें इंश्योर करना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कहा जाता है कि जी नई सिरिंज का इस्तेमाल सर, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का हिस्सा तो ये चीजें भी होंगी ना कि आप रैंडमली जाएं ब्लड बैंक्स में, वहां चेक करें कि वहां तो काम ठीक हो रहा है ना, अगर आपने कंट्रोल करना है। अब सम टाइम इन चीजों पे नहीं, अगर आप देखें सरकारी अस्पतालों में क्योंकि बर्डन इतना ज्यादा है, अगर इस चीज को इग्नोर किया जा रहा है तो कोई आपका मॉनिटरिंग का तरीकेकार है, टाइम टू टाइम जाके चेक करते हैं आप? मैम इसके अंदर 2 डिफरेंट बॉडीज़ हैं प्रोविंशियल लेवल पे जो इसको चेकिंग कर रही होती हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में। एक पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है, वो ये चेकिंग कर रहा होता है लैब्स के अंदर कि जी लैब्स में वो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स जो हैं वो मीट हो रहे हैं, क्वालिटी इंश्योर हो रही है और स्क्रीन आउट हो रहा है। सेकेंडली IBTS है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी होती है, वो इसको चेक कर रही होती है, ये उनके स्कोप ऑफ वर्क के अंदर आता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कहीं से कहीं लैकिंग कोई रिपोर्ट होती है, कोई चीज़ होती है, तो हम इन बॉडीज़ को इंटीमेट कर देते हैं पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कि जी यहाँ पे कोई थोड़ा सा हमें गैप नज़र आया है, आप इसको चेक कर लें और उस चीज़ को बेहतर कर लें। लेकिन ये डायरेक्टली उनके पैरामीटर के अंदर आता है। अब आपने हमें कहा कि रैंडमली हम किस तरह से रैंडमली चलते हैं। मैम सबसे पहले तो हम फोकस कर लेते हैं अपने हाई रिस्क पॉपुलेशंस के अंदर, जहाँ पे HIV की प्रेवलेंस ज़्यादा है। हाई रिस्क पॉपुलेशन है जी, उसमें सबसे बड़ी जो हाई रिस्क पॉपुलेशन के अंदर नंबर है वो है पीपल हैविंग इंजेक्टेबल ड्रग यूज़, यानी कि वो लोग जो सिरिंज से नशा करते हैं। सबसे ज़्यादा HIV की प्रेवलेंस उन लोगों के अंदर है। क्यों? क्योंकि वो एक ग्रुप में बैठ के नशा करते हैं और सिरिंज आपस में शेयर करते हैं, और अगर एक बंदे को पॉजिटिव है वो HIV या हेपेटाइटिस, तो वो सबको पॉजिटिव करेगा। ये एक ऐसा बिहेवियर। जेलों में ये प्रैक्टिस बड़ी आम है। अब चले जाते हैं हम सेकेंडली, उसके बाद हैं ट्रांसजेंडर्स हैं या सेक्स वर्कर्स हैं या जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग पे जो आपके HTV ऑपरेटर्स होते हैं, ट्रकर्स जिन्हें हम कहते हैं, उनके अंदर ये प्रेवलेंस ज़्यादा है। अब जेल्स के अंदर हम चले जाते हैं, जो भी ड्रग एडिक्ट्स, जब भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एक्टिवेट होती हैं तो वो क्रैक डाउन करती हैं और इनको पकड़ के जेलों में लेके जाते हैं, और यही लोग वहाँ पे हमें जेलों में भी मिलते हैं, जो ड्रग यूजर्स होते हैं, ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, वहाँ पे हमें उनकी फिर प्रेवलेंस मिलती है। अब हमने उसमें ये किया कि हमने जेल खाना जात के साथ मिलके हेल्थ डिपार्टमेंट ने कि जो लोग जेल में एंटर होंगे एट द टाइम ऑफ एंट्री, उनको स्क्रीन आउट कर लिया जाता है, हेपेटाइटिस के लिए भी और HIV के लिए भी। अगर जो भी पॉजिटिव आई डिजीज़ वो उस प्रोग्राम को इंटीमेट होती है, प्रोग्राम जाके उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। तो ये तो जेल में हम 43 जेल्स हैं पंजाब की तमाम अजला के अंदर, जहाँ पे हम इस मैकेनिज़्म के थ्रू से काम कर रहे हैं, उनको स्क्रीन आउट भी करते हैं और टाइमली उनको मेडिसिन भी जेल के अंदर मिलती है। और जब वो वहाँ से रिलीज़ होते हैं तो हमें जेल का जो हेल्थ का अमला है वो इंटीमेट कर देता है कि जी ये पेशेंट रिलीज़ हो गया, फिर हम उसको अपने करीबी सेंटर के ऊपर ले आते हैं। पंजाब में इस वक्त जी गवर्नमेंट की तरफ से जो है 36 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 46 सेंटर्स काम कर रहे हैं जो HIV की ट्रीटमेंट और स्क्रीनिंग डायग्नोस्टिक सर्विसेज। सबसे पहले तो स्क्रीनिंग होना, अगर हमने बचाव करना है ना, तो जैसा कि हमने कहा कि लोगों को पता ही नहीं होता उन्हें HIV है, और वो फिर आगे जाके एड्स की सूरत इख्तियार कर जाता है। स्क्रीनिंग क्या रैंडम की जाती है मुख्तलिफ इलाकों में जाके? बिल्कुल रैंडमली हाई रिस्क पॉपुलेशंस के अंदर भी जाके, क्योंकि आपको पता है ये कम्युनिटीज़ हैं, जिस तरह ड्रग एडिक्ट्स हैं, सेक्स वर्कर्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, इन तक आपको एक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती। इनका नेटवर्क्स होते हैं, इनकी कम्युनिटीज़ होती हैं, उनके थ्रू से हम पेनिट्रेट करते हैं। हम क्या करते हैं, इनकी कम्युनिटीज़ में से लोगों को अपने साथ अटैच करते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं, उनको हम आउटरीच वर्कर्स के तौर पे, पीयर एजुकेटर्स के तौर पर ट्रेन करते हैं। फिर वो वहाँ जाते हैं, उन कम्युनिटीज़ में उनको अवेयर करते हैं, फिर वहाँ पे जाके हम स्क्रीनिंग करते हैं। ये तो हाई रिस्क पॉपुलेशन के अंदर हो गया। अब जनरल पॉपुलेशन के अंदर भी हमने रैंडम चेक्स लगाए हुए हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा,
जब एंटीनेटल केयर का एक फीमेल का पीरियड स्टार्ट होता है तो उस वक्त भी HIV और हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग करवाई जाती है, ताकि हमें फ़ौरन पता चल जाए कि एक अगर खुदा ना खास्ता वो पॉजिटिव हैं तो हम बच्चे को मुंतकिल होने में बचा लें। इसमें हमने तकरीबन 1200 से ज़्यादा केसेस ऐसे हैंडल किए हैं कि जहाँ पे माँ बाप दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों में से कोई एक पॉजिटिव है, आइदर फादर आइदर मदर, और बच्चे जो हमने प्लान करके वो उनकी डिलीवरीज इंश्योर कराई हैं, बच्चे HIV नेगेटिव हैं। ग्रेट। तो हमने आगे ट्रांसमिट नहीं होने, जो आपने बात की कंट्रोल करने की, तो वो एक चेक लगाया, वहाँ से जो हमें केस आइडेंटिफिकेशन हुई, हमने उनकी ट्रीटमेंट की, वायरल लोड सप्रेस किया और वो आगे ट्रांसमिट नहीं हुआ। तो हमने 1200 बच्चे ऐसे बचा लिए जो कि प्रोबेबिलिटी एट स्टेक पे थे कि वो पॉजिटिव हो सकते थे, हमने उनको बचा लिया। इसी तरह हम इस इंटरवेंशन को आगे लेके जा रहे हैं कि हम अपने प्राइमरी फैसिलिटीज़ पे भी इस इंटरवेंशन को लेके जा रहे हैं, ताकि लोगों, क्योंकि HIV कैरियर में फीमेल्स को खुद भी नहीं पता होता, उनके स्पाउस को भी नहीं पता होता कि वो पॉजिटिव, क्योंकि सिम्टम्स ही नहीं आते। अगर आपका इम्यून सिस्टम जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको सिम्टम्स नहीं आएंगे। HIV जब आप कैरियर होते हैं वो करता क्या है, जो वायरस आपकी बॉडी में जाके कुव्वत मुदाफ़ियत सिस्टम को खाना शुरू कर देता है, दीमक की तरह। CD4 सेल्स होते हैं जो कि जिनके ऊपर कुव्वत मुदाफ़ियत सिस्टम सस्टेन कर, उनको खाना शुरू कर देता है और आहिस्ता 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 आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता जाता है। फिर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आपको अटैक करता है और आपको कोई इलनेस हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली उसका हम उस जगह पे उसको रोकते हैं कि हम उस वायरस को इंटैक्ट कर लें, वो उसकी बॉडी में फॉर एवर रहेगा। ट्रीटमेंट उसने फॉर लाइफ लेनी है, जस्ट लाइक हाइपरटेंसिव या डायबिटिक जिस तरह इंसुलिन लगाते हैं इस तरह। अब मुझे ये बता दीजिएगा, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है तो मरीज को फॉलोअप के लिए चेकअप भी किया जाता है और उसको मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाती है, तमाम चीजें फ्री हैं? जी, मैं अब उसमें आपको बताता हूँ। स्क्रीनिंग से लेके डायग्नोस्टिक, स्क्रीनिंग कॉस्ट फ्री है। डायग्नोस्टिक में इनका PCR और CD4 टेस्ट होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि मार्केट में 10 से 15 हज़ार की कॉस्ट है। उसके बाद इनकी मंथली मेडिसिन होती है जो कि $15 में ये इंपोर्ट होती है, ये लोकली मैन्युफैक्चर नहीं होती मेडिसिन, और इसकी पाक रुपीज़ में कॉस्ट है तकरीबन 4,500 रुपये पर मंथ पर पेशेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसने लाइफ लॉन्ग खानी है। अब उसका जो आपने कहा फॉलोअप, वो होता है मंथली बेसिस पे। जैसे जैसे पेशेंट एडहेयर होता जाता है, वायरल लोड सप्रेस होता जाता है उसकी बॉडी में, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती जाती है, फिर उसको हम 3 मंथ्स की मेडिसिन रीफिल दे देते हैं ताकि उसको भी बार बार ना आना पड़े, उसके लिए भी कन्वीनियंट हो। तो इस तरह से ये फॉलोअप चलता जाता है। हमारे पास इस वक्त जो हम फॉलोअप पे एक्टिवली जिन लोगों को मेडिसिन दे रहे हैं वो तकरीबन 30,000 के करीब पेशेंट्स हैं पूरे पंजाब के अंदर, जिनको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उनका वायरल लोड सप्रेस है। बहुत बड़ी तादाद आपने बताई है, ये मुतासिरा लोग हैं जो मुतासिर और इनको दवाइयाँ दी जा रही हैं। जी, अब हमने इस तादाद को रोकना है, यहीं पे स्टॉप करना है। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली आपका फिर एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो इस पे भी काम कर रहा होगा, तो किस तरह से काम कर रहा है कि यहीं पे फुल स्टॉप लग जाए कम अज कम? बिल्कुल मैम, उसमें सबसे पहले जो हम कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट पॉपुलेशन के सेगमेंट्स में जाके, जैसे यूथ आपने बताया, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, अवेयर करते हैं उनको, वहाँ पे उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, अवेयरनेस में उनको बताते हैं HIV फैलता कैसे और कैसे, जो मिथ्स हैं कि जी मिलने से, आपस में इकट्ठे बैठ के खाना खाने से, बात करने से या हाथ मिलाने से ये नहीं फैलता। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन पे बात होती है। सेकेंडली उनको अवेयर करते हैं कि आप अपना ईयरली बेस के ऊपर आप अपना HIV का स्टेटस जानें। वो कैसे जानेंगे? स्क्रीनिंग करवाएंगे। मैं वही पूछना चाह रही थी, एक सेहतमंद तंदुरुस्त बंदे को हर साल अपना टेस्ट कराना चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए, सिर्फ HIV नहीं, हेपेटाइटिस भी। अच्छा, अगर आपने कोई ऐसी सिरिंज, लेट्स सपोज अगर आप कोई ड्रग यूजर नहीं है, आप कोई सिरिंज वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लेके चल रहे हैं, साल में एक दफ़ा ये टेस्ट आपके ज़रूरी? बिल्कुल। उसकी रीज़न देखें मैम, हम किसी न किसी स्टेज पे हमें कोई ना कोई इलनेस होती है, उस इलनेस के लिए हम ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। और हमारा एक हैबिट है हमारी नेशन के अंदर, और WHO की स्टडी भी है कि हम ओरल मेडिसिन पे कम फोकस करते हैं, इंजेक्टेबल पे ज़्यादा जाते हैं कि जी हमें इंजेक्शन लगा दें, हम 1 या 2 इंजेक्शन में ठीक हो जाए, हमें 5 दिन दवाई ना खानी पड़े। ये जो हैबिट है ये भी एक रिस्क जनरेट करती है। अगर वो सिरिंज रीयूज है जो कि पहले किसी और को लगे और वो HIV पॉजिटिव था, तो आपको भी खतरा हो सकता है, आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए आपका ईयरली बेसिस पे अपना HIV की स्क्रीनिंग, हेपेटाइटिस B और C, इन दोनों का भी करवाना जरूरी है। हमें ना थोड़ी सी इस तरफ भी आना है, उन लोगों को भी कटहरे में लेकर आना है, कोई ऐसा कानून भी लेकर आना है जो ये काम करे ना। देखें, आप अगर किसी क्लिनिक में बैठ के
इस्तेमाल शुदा सिरिंज लगा रहे हैं, आपकी एक सिरिंज कितने की आ जाती है? आपकी इतनी सी गफलत की वजह से अगर ये मर्ज इतने लोगों में फैल रहा है तो कम से कम उस जड़ को तो पकड़े, उसको तो कानून के कटहरे में लेकर कोई लॉ है इसके बिल्कुल लिए? इसके लिए मैम, इसके लिए जो हेल्थ केयर कमीशन के थ्रू से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लॉ बनाया, बाकायदा उसमें सज़ा तजवीज़ हुई और फाइन भी है। लेकिन ये ज़्यादा लोग कौन हैं जो ये काम करते हैं, जो कि जाली डॉक्टर्स बने हुए हैं, अताई जिन्हें हम कहते हैं, क्वैक्स जिन्हें हम कहते हैं, ये वो लोग हैं कि वो एक डॉक्टर का क्लिनिक बना लेते हैं, उनकी वो रजिस्ट्रेशन लगा लेते हैं, लेकिन डिस्पेंसर वहाँ पे डॉक्टर बन के बैठा होता है। ऐसे ही तो वो उनके खिलाफ सज़ा भी मुतय्यन हो चुकी है, जो कि 6 माह से 1 साल तक है, और जुर्माना भी है बारी, और क्लिनिक को सील भी कर दिया जाता है। क्लिनिक को सील भी किया जाएगा। लिहाजा इस तरह के लोगों से महफूज रहे। साल में एक दफ़ा अपना HIV का, एड्स का टेस्ट कराते रहे, हेपेटाइटिस का टेस्ट कराते रहे। बाकी आपने मोहतात रहना है। जब कभी भी आप किसी डॉक्टर पे जाएं या खुदा ना खास्ता आपको ज़रूरत महसूस हुई है ब्लड लगवाने की, तो आप ये कुछ चीज़ें हैं ना जो हमारे अपने हाथ में हैं, जिसको हम प्रॉपर अच्छे तरीके से मॉनिटर करके फिर इलाज करा सकते हैं, तो आप इन तमाम चीज़ों से महफूज रहेंगे। थैंक यू सो मच जी, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज है 1 दिसंबर, जिनकी बर्थडे है जी उनको हम विश करने जा रहे हैं। अमारा रुमैस की बर्थडे है, अल्लाह दित्ता की सालगिरह है, और AD नवाज़ हैं जी, कैमरामैन हैं ये सिटी न्यूज़ नेटवर्क के। वकास अहमद बेग हैं, ये सिटी न्यूज़ नेटवर्क में रिपोर्टर हैं। और इसके बाद जी अरशद महमूद सिटी न्यूज़ नेटवर्क में इलेक्ट्रिकल मैनेजर हैं। अनाया उस्मान की सालगिरह है, और वीशा मुगीस की। आप सब लोगों को बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। सो जिनकी सालगिरह है कल यानी 2 दिसंबर को, हमें अपनी पिक्चर्स भिजवाएं अपने नाम के साथ और प्रोग्राम में शामिल हो जाएं जी। आपकी बर्थडे को भी इसी तरह से हम स्पेशल बनाएंगे। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कुछ मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। शहर में सर्दी की सूरत हाल अब हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है, और अब जी हमने देखना ये है कि शदीद वाली सर्दी कब आएगी, मौसम कैसा रहेगा, टेम्परेचर मैक्सिमम आज का क्या है, ये देखते हैं टुडेज वेदर में। समरा की तरफ चलेंगे, बाहर मौजूद है जी समरा, मौसम की सूरत हाल बताएंगे। जी ना, बिल्कुल शहर के मौसम की बात कर लीजिए तो दिन ब दिन मौसम में खुनकी बढ़ती जा रही है। आज महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सूरज और बादलों के मबैन आग मचोली देखने में नजर आएगी, लेकिन बारिश के कोई भी इम्कानात आज नहीं बताए जा रहे हैं। ये जरूर कहा जा रहा है कि अगले 7 दिन तक शहर का मौसम इसी तरह से खुश्क रहेगा। अलबत्ता खुनकी में जो है वो इजाफा देखने में नजर आएगा। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में मगरबी हवाओं के बाद बारिश के इम्कानात भी बताए जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि दर्जा हरारत 1 से 2 डिग्री तक मजीद गिरेगा। दर्जा हरारत के वाले से बात कर लीजिए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री और कम से कम
60 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 49% है और इस वक्त 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है और बारिश के इम्कान जो हैं वो दिसंबर के दूसरे हफ्ते में बताए जा रहे हैं। फिल वक्त अगर बात कर लीजिए तो इस वक्त जो है वो खुश्क मौसम के बायस फिजाई आलूदगी का भी राज बरकरार है और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर इस वक्त पहले नंबर पर आ चुका है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 425 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी सूरत हाल कुछ खातिर अच्छी नहीं दिखाई दे रही क्योंकि आलूदगी की शरह जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में 500 से भी ज़्यादा है, जिसे माहिरीन गैर सेहतबख्श और तशवीशनाक करार दे रहे हैं। शहरियों से यही कहा जा रहा है कि वो मास्क का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाए। खुली फिजा में बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा अपने इख्तिताम को। आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।